नोकिया मोबाइल की दुनिया का वो बादशाह जिसने कई बरसों तक मार्केट में राज किया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि लोगों के हाथों से नोकिया जैसा ब्रांड अचानक गायब हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सालों के बाद एक बार फिर से नोकिया मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा नोकिया का इतिहास भी जानते हैं और साथ ही नोकिया के गायब होने और दोबारा वापस आने की पूरी कहानी भी समझते हैं। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि नोकिया कंपनी, जिसकी शुरुआत 1865 में टॉयलेट पेपर और रबर बनाने के लिए हुई थी, उसने 21वीं सदी के शुरू में अपने मोबाइल यूनिट की वजह से पूरी दुनिया में खूब धूम मचाया। हर किसी के हाथ में अगर मोबाइल था तो ज़्यादा चांस था कि वो नोकिया ही कंपनी का होगा। इस कंपनी का ऑफिस फिनलैंड के एक शहर नोकिया में था, इसीलिए इस कंपनी का नाम नोकिया रख दिया गया। नोकिया कंपनी ने केवल मोबाइल की दुनिया में झंडा नहीं गाड़ा था, बल्कि इससे पहले कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में अपनी बादशाहत कायम की थी, जैसे टेलीविज़न, पेजर, सेटअप बॉक्स, कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह। इस जैसे कई सारे बिजनेस में नोकिया ने अहम रोल अदा किया। लेकिन सबसे ज़्यादा नोकिया को जो शोहरत मिली वो उसके मोबाइल फ़ोन्स की वजह से मिली। वही मोबाइल फ़ोन जिसकी बैटरी जल्दी ख़त्म ही नहीं होती थी और मजबूत इतना था कि उसकी मदद से दीवार पर खिल्ला ठोंक सकते थे। लेकिन इतना बड़ा ब्रांड अचानक लोगों की नज़रों से गायब हो गया। उसके पीछे का कारण ये था कि जब 9 जनवरी 2007 में एप्पल ने अपना टच स्क्रीन वाला स्लिम और स्टाइलिश फ़ोन लॉन्च किया तो उसको नोकिया ने गंभीरता से नहीं लिया। नोकिया को भरोसा था कि उसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और मजबूती के आगे कोई टिक नहीं पाएगा, लेकिन नोकिया का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा। दरअसल अब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही थी और लोगों की पसंद भी। लोग अब मजबूत मोबाइल फ़ोन की जगह स्मार्ट और टच स्क्रीन वाला फ़ोन देखकर ललचाने लगे थे। लेकिन उसके बावजूद नोकिया लोगों की बदलती चॉइस को भांपने में चूक गया और आईफोन ने अपनी एक मार्केट बना ली। नोकिया को ये भी लग रहा था कि आईफोन काफ़ी महंगा है और ये आम लोगों की पसंद नहीं बन पाएगा, इसलिए भी वो अपने ब्रांड को लेकर मुतमईन था। लेकिन इसी बीच कुछ चाइनीज़ कंपनियों ने नोकिया की हवा उड़ा दी। उसके साथ ही एलजी और सैमसंग ने भी काफ़ी तेज़ी से मोबाइल टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया और नोकिया अपने ब्रांड को लेकर एक ही जगह पर खड़ा रह गया और इस रेस में एक झटके में पीछे हो गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नोकिया ने इस रेस में आगे आने की कोशिश नहीं की, कोशिश ज़रूर की। और आईफोन के लॉन्चिंग के 2 साल बाद 2009 में नोकिया ने एक टच स्क्रीन वाला फ़ोन नोकिया N97 भी लॉन्च किया। इसमें नोकिया ने टच स्क्रीन के साथ बटन की सुविधा भी दे रखी थी और उसको आईफोन किलर के तौर पर प्रमोट किया गया। लेकिन जहां एक तरफ आईफोन का टच स्क्रीन काफ़ी स्मूथ चल रहा था, वहीं नोकिया N97 का टच स्क्रीन उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो आईफोन के सामने टिक नहीं पाया। इसके अलावा नोकिया अपने गलत फैसले की वजह से भी मार्केट से आउट हो गया और वो फैसला उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन था। नोकिया चाहता तो सिम्बियन की जगह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को चुन सकता था, लेकिन उसने सिम्बियन जैसे एक आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। दरअसल एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। और नोकिया चाहता था कि जिस तरह आईफोन अपने iOS के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा था, इसी तरह नोकिया ने भी सोचा कि उसे भी एक्सक्लूसिवली अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना चाहिए और इसके लिए नोकिया ने सिम्बियन को चुना। लेकिन नोकिया की ये सोच फ्लॉप साबित हुई और एक शानदार और मजबूत ब्रांड नोकिया N97 के लॉन्च करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। और जब नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो नोकिया ने दोबारा से ख़ुद को खड़ा करने के लिए सब कुछ नए सिरे से करने की कोशिश की और इस दौरान नोकिया ने स्टीफन एलोप को अपना नया CEO बना दिया। लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच से नोकिया की बची खुची दुनिया को पूरी तरह से डुबो दिया। दरअसल स्टीफन एलोप ने अपनी पहली मीटिंग में एक पावरफुल स्पीच दी थी और कहा था कि हम एक बर्निंग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। हमारे कंपटीटर्स ने मार्केट को इतनी तेज़ी से बदल दिया है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन पर हम काम कर रहे हैं वो मॉडर्न स्मार्टफोन के लिए सही नहीं है। बस यही स्पीच उनकी लीक हो गई और इसने लोगों का भरोसा नोकिया से पूरी तरह डगमगा दिया और स्टीफन एलोप की ये पावरफुल स्पीच नोकिया की ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। हालांकि स्टीफन एलोप ने उस डॉक्टर की तरह काम करने की कोशिश की थी जो इलाज करने से पहले बीमारी को पूरी तरह समझना चाहता था, लेकिन यही डायग्नोस करना नोकिया के लिए भारी पड़ गया। लेकिन स्टीफन एलोप ने हार नहीं माना। उन्होंने एक और कोशिश की और अब सिम्बियन से शिफ्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने यहीं पर एक और गलती कर दी और सिम्बियन से शिफ्ट करके
माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर वो आ गए और साल 2011 में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले दो मोबाइल फ़ोन लूमिया 800 और लूमिया 710 लॉन्च किया। लेकिन लोगों को विंडोज़ का ये इंटरफेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। साथ ही नोकिया के फ़ोन में फ्रंट कैमरा भी नहीं था, जबकि उस दौरान सेल्फी का क्रेज़ बढ़ने लगा था और फ्रंट कैमरा मोबाइल की ज़रूरत बन चुका था। इसीलिए ग्राहकों की उम्मीद नोकिया से एक बार फिर से टूट गई। यूँ कहें कि नोकिया एक के बाद एक कई सारे कदम उठाने के बावजूद उसके सभी फैसले रॉन्ग डिसीजन साबित हो रहे थे। और इधर मार्केट में एंड्रॉयड वाले चाइनीज़ मोबाइल ने मार्केट को कैप्चर कर लिया था और जहां अभी केवल चंद साल पहले 2007 तक 50% लोगों के हाथों में नोकिया का मोबाइल फ़ोन था, वहीं साल 2012-13 आते आते केवल 3% लोगों के पास ही नोकिया का फ़ोन रह गया था और बाकी हर किसी के हाथ में चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन पहुंच चुका था। अब जबकि नोकिया को मार्केट में उम्मीद की किरण नज़र नहीं आई, तो साल 2013 में नोकिया ने अपना मोबाइल डिवीज़न माइक्रोसॉफ्ट के हाथों $7.2 बिलियन में बेच दिया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लूमिया सीरीज़ की अलग अलग फ़ोन की एक सीरीज़ लॉन्च की, लेकिन वो चल नहीं पाए। आखिरकार थक हार कर माइक्रोसॉफ्ट ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके स्मार्टफोन बनाना शुरू किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और कंपटीटर्स टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी आगे निकल चुके थे। और एक ऐसा भी दिन आ गया जब नोकिया मोबाइल की दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर था और वो मार्केट से गायब हो चुका था और लोग नोकिया को लगभग भूल गए। लेकिन क्या नोकिया का अंत हो चुका था? जी नहीं। दरअसल जब साल 2013 में नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद लिया था, तो उसके बाद 2014 में नोकिया की एक दूसरी यूनिट NSN यानी नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क ने राजीव सूरी को अपना नया CEO बनाया और राजीव सूरी को जिम्मा दिया गया कि वो नोकिया के ब्रांड को किसी तरह मार्केट में ज़िंदा करें। राजीव सूरी को पता था कि मंजिल कितनी कठिन है, इसीलिए उन्होंने आम रास्ते से हटकर एक अलग रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि राजीव सूरी को मालूम था कि अगर 5G की दौड़ में पहले दौड़ेंगे तो सबसे आगे निकल जाएंगे और उन्होंने बिल्कुल सही सोचा था। राजीव सूरी ने 5G की रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ी रकम खर्च की और नोकिया ने 5G नेटवर्क के लिए काम करना शुरू कर दिया और साल 2018 में नोकिया ने रीफ शार्क चिपसेट की टेक्नोलॉजी से 5G की दुनिया में क्रांति ला दिया। रीफ शार्क को 5G सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए रिसीवर और एंटीना में लगाया जाता है, जिसके माध्यम से 5G का नेटवर्क पहुंचाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि नोकिया की ये टेक्नोलॉजी बाकी के 5G की टेक्नोलॉजी से 3 गुना ज़्यादा स्पीड में थी। उसका साइज़ भी छोटा था, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी और बैटरी कंजम्पशन कम था। इस तरह नोकिया ने वोडाफोन और जापान के NTT डोकोमो टेलीकॉम कंपनी सहित 300 से भी अधिक कंपनियों को 5G के नेटवर्क को उसने बेचना शुरू किया और साल 2024 तक नोकिया ने इसके ज़रिए खूब पैसा कमाया और इसी पैसे की मदद से नोकिया ने ख़ुद को फिर से रीब्रांड किया। तो राजीव सूरी के विजन और मेहनत ने नोकिया को फिर से खड़ा कर दिया है। तो ये थी नोकिया के उतार चढ़ाव की कहानी। आपको कैसी लगी और क्या आपने नोकिया का फ़ोन इस्तेमाल किया है? अगर हाँ तो ज़रूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और हमारे GB वाले बिज़नेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिज़नेस से जुड़ी तमाम तरह की खबरें मिलती रहेंगी और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।